नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का जो पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पाठ के कुछ नोट्स है, उन नोट्स को मैं आपको क्लियर करवाऊँगा ताकि ये जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी दो पदार्थ अगर मिलेंगे उनसे एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो नए पदार्थ में क्या हो जाएगा, नए पदार्थ में नए गुण होंगे, तो वो क्या होगा, एक रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। यानी दो पदार्थों का मिलना और किसी तीसरे पदार्थ का बनना ही क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मान लो हमने दो पदार्थ मिला दिए तो जो दोनों ही पदार्थ होंगे वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और दोनों ही पदार्थ को अगर मिलने से जो तीसरा पदार्थ हमारे को मिला है, यानी जो मिक्स में जो पदार्थ तीसरा मिला है उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण यहाँ पर नीचे दे रखे हैं। भोजन का पाचन, तो भोजन जब पचता है तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी अपने पेट के अंदर भोजन का पाचन भी होता है, यानी कोई अम्ल वहाँ पर मिलता है, उसके बाद भोजन का पाचन होता है। फिर श्वसन, श्वसन में भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम रिबिन का या मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना, इन सभी में हम क्या देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। जैसे भोजन पचता है तो उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। श्वास ले रहे हैं तो उसमें भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिससे कि हमको हमारा शरीर जो है वो जिंदा रह जाता है। लोहे पर जंग लगता है, यानी जंग किस वजह से लगता है, और लोहे के ऊपर जंग लग रहा है मतलब वो भी क्या हो रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। और दही का बनना, दही बनता है तो वो भी क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की प्रेक्षण है, यानी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, या हम डायरेक्टली कैसे देख सकते हैं बाहर से कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुई है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अवस्था में परिवर्तन। अगर कोई ठोस है वो द्रव में आ गया या वो वाष्प बनकर उड़ गया है तो हमें मानना है कि इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है, यानी कोई केमिकल यहाँ पर मिला है, फिर कोई अभिक्रिया यहाँ पर हुई है। सेकंड है रंग का परिवर्तन, रंग परिवर्तित हो जाता है तो समझ लेना है कि यहाँ पर अभिक्रिया हुई है। फिर है तापमान में परिवर्तन, यानी उसका तापमान भी बढ़ जाता है। कभी कभी अभिक्रिया होती है तो तापमान इतना बढ़ जाता है कि जैसे अपन किसी पात्र को छूते हैं तो वो अपने को जला देता है। गैस का उत्सर्जन, यानी अभिक्रिया हो रही है तो कोई ना कोई गैस अगर निकल रही है तो वो भी हम पता कर सकते हैं कि इसमें अभिक्रियाएं हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, यानी कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसको हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं वो हम अब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कोई दो पदार्थ मिला है तो हम उस पदार्थ को पहले क्या कैसे लिख लेंगे, पहले उसको हम शब्द समीकरण के रूप में लिख लेंगे। यानी उन पदार्थों का हमको शब्दों में भी पता होना चाहिए कि इसको ये कहते हैं। जैसे जिंक है, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों को हमने क्या करा है, मिलाया है। ठीक है, दोनों को मिलाया मतलब ये दोनों ही हो क्या गए, हमारे अभिकारक हो गए। अब इन दोनों के मिक्स करने पर जो हमको जो तीसरा पदार्थ मिल रहा है वो क्या होगा, उत्पाद होगा। ठीक है, और बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एरो का साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इस तीर के ऊपर हम जो भी इस अभिक्रिया में ताप लगा रहे हैं या जो भी दाब लगा रहे हैं या कुछ अलग कोई उत्प्रेरक यहाँ पर लगा रहे हैं तो वो इस तीर के निशान के ऊपर शो किया जाता है। ठीक है, अब जैसे ये तो हो गया शब्द समीकरण की बात। अब हम देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के रूप में हम इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले शब्द समीकरण तो आपने लिख लिया, लेकिन रासायनिक समीकरण के लिए आपको क्या ध्यान में होना चाहिए कि जो भी आप तत्व ले रहे हैं उसका प्रतीक और उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रतीक जैसे जिंक है, जिंक को हम क्या कहेंगे, Zn कहेंगे। ठीक है, और सेकंड है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसको हम क्या कहेंगे, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को और भी क्या कह सकते हैं हम, इसको
गंधक का तेजाब भी इसको हम कहते हैं। अब आप देखिए कि इन दोनों को हमने क्या करा है, आपस में मिक्स किया है। मिक्स करेंगे तो इसमें से कुछ न कुछ तो रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड है तो इनको हमने मिक्स करा है, तो कुछ न कुछ तो ऐसी रिएक्शन होगी, भले ही तो इसमें से कोई गैस निकले या भले ही कोई एक तीसरा पदार्थ बने इससे। तो इनको हम मिक्स करें तो हम जैसे इसको लिख लिया है अपनी लेफ्ट हैंड साइड में इसको, यानी ये हो क्या गए, हमारे अभिकारक हो गए। बीच में हम क्या लगा देंगे, तीर का निशान लगा देंगे। अब आप देखिए, अब इससे जो पदार्थ बन रहा है वो क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस H2, यानी ZnSO4 तो बन रहा है जिंक सल्फेट, और उसके साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस भी बन रही है। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ऑब्वियसली वो तो बाहर निकल जाएगी। तो हम जैसे ही इन दोनों ही पदार्थों को अगर मिक्स करते हैं तो हमको सबसे पहले यही दिखाई देगा कि इसमें से कोई ना कोई गैस बाहर निकल रही है, यानी इसके अंदर क्या हो गया है, इसके अंदर कोई अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब आप देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण बनाया, ये समीकरण के भी कुछ नियम होते हैं कि हम समीकरण किस तरीके से समीकरण बनते हैं और किस तरीके से जो तीसरा पदार्थ है वो बनता है। जैसे आप देखिए Zn प्लस H2SO4 है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इनके जो मूलक है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इनके मूलक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, जो जैसे Zn है तो इसका मूलक है +2 और SO4 का मूलक है -2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी, जैसे Zn प्लस का है तो वो अटैक किस पर करेगा, माइनस वाले के ऊपर ही अटैक करेगा, क्योंकि अपनी जो मूलक है उसकी संयोजकता तो वो बराबर करना चाहेगा। तो Zn क्या करेगा, SO4 पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, Zn SO4 बन जाएगा और H2 सिंगल बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है रासायनिक समीकरण। अब हम आगे देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को हम किस तरीके से संतुलित करते हैं, किस तरीके से हम लिखते हैं उसको। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए पता, सबसे पहले हमें रासायनिक समीकरण के जो तत्व हैं उनके प्रतीक पता होने चाहिए। प्रतीक और उनके रासायनिक सूत्र अगर हमें पता है तो हम कोई भी रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। अब आप देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया है तो वहां पर हम उनकी भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, किस तरह का पदार्थ है, किस तरीके का तत्व है, वो भी हम उसके पास लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो तीर हम लगा रहे हैं उसके ऊपर जैसे कोई भी ताप दे रहे हो, कोई भी यहाँ पर दाब दे रहे हो, या कोई एक तीसरा उत्प्रेरक यहाँ पर दे रहे हो, तो वो सारे उस तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। और इस साइड क्या होता है, अभिकारक होता है, और इस साइड होता है उत्पाद। अब रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, ठीक है। अब उस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना, यानी अभिक्रिया को भी संतुलित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभिक्रिया को हम किस तरह से संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उसमें क्या बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। यानी कोई भी दो कंपाउंड हमने मिक्स किए तो यहाँ पर कोई तीसरा कंपाउंड बनेगा कैसे, मतलब वो दो कंपाउंड का ही एक मिला जुला रूप है, यानी यहाँ पर कोई तीसरा पदार्थ बना ही नहीं, यानी अभिक्रिया में द्रव्यमान का कोई निर्माण हुआ भी नहीं है और किसी भी तत्व का कोई भी विनाश नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर एक तीसरा पदार्थ बना है जिसके गुण क्या है, जिसके गुण इन दोनों पदार्थों से मिलते जुलते भी हैं और कुछ डिफरेंस भी है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि संतुलित करेंगे, तो अभिकारक और उत्पाद का जो तत्व है वो उनके जो परमाणु की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अब हम आगे चरणबद्ध संतुलित करने के जो नियम है वो पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन अभिक्रिया जो दे रखी है, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। यानी जैसे सबसे पहले ये रासायनिक समीकरण लिखा हमने Fe + H2O, तो Fe3O4, यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर आएगा Fe3O4।
ठीक है, और H2 गैस यहाँ पर बाहर निकलेगी। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने पहले तो ये अभिक्रिया लिख लिए, जो हमारी अभिक्रिया बनी है वो लिख ली है हमने। अब सेकंड में हम क्या करेंगे कि अभिकारक में जो तत्व है उनके भी परमाणुओं की संख्या लिखेंगे और उत्पाद में जो तत्व है उनके भी परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। जैसे Fe में परमाणु की संख्या यहां पर कितनी थी, 1 थी, तो यहां पर 1 लिख दिया है। ठीक है, यहां अब देखिए H में यहां कितने परमाणु है, 2 है, तो यहां पर हमने 2 लिख दिया है। O कितना है, यहां पर 1 है, तो यहां पर भी 1 लिख दिया है। ठीक है, अब आप देखिए कि उत्पाद में जो परमाणु है उनकी संख्या देखिए आप। जैसे Fe कितनी है, 3 है, तो यहां 3 लिखा है। O कितना है यहां पर, O यहां पर है 4, तो यहां पर 4 लिख दिया है। और H कितना है यहां पर 2, तो ये लिख दिया है 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम परमाणुओं की संख्या पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम उन परमाणुओं को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। यही होता है रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन, यानी इन परमाणुओं की संख्याओं को सेम करना ही रासायनिक अभिक्रिया का क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो चीजें आज आप जो पढ़ रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर तो है, लेकिन अगर कोई रीट का या किसी दूसरा जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि उसके सिलेबस में भी ये चीजें सारी इंक्लूड है। अब आप देखिए, जैसे कि यहां पर परमाणु की संख्या हमने लिख दी थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अभिकारक और उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। अब परमाणु की संख्या समान कैसे करेंगे, हम कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी संख्या से या किसी नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी तो जाकर परमाणु की संख्या समान होगी। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, अब इनको समान करना है हमें। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से समान करेंगे, अब आप देखिए कि अगर हम Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो Fe कितने हो जाएंगे, मैं यहाँ पर अभिकारक की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई किया, Fe भी 3 हो गया, इधर हम किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड, अब आप देखिए H यहाँ पर तो है 2 और यहाँ पर भी है 2। ठीक है, तो H तो यहाँ पर सेम हो गया है, एक बार हम H को छोड़ देते हैं। अब आप O को देखिए, O यहाँ पर तो है 1 और यहाँ पर है 4। ठीक है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु समान करना है अब हमें, तो हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर अभिकारक में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और H का जो परमाणु है उससे वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 8 हो गया, यानी यहाँ पर H कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी हमें कितने करने, 8 करने पड़ेंगे, तो इधर भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। यानी जैसे H2 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 4 और 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी H कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए। तो यहाँ पर भी हमें H को 8 करना है। इस तरीके से हम अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होती है। अब आप 5वां चरण देखिए, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था भी हमें लिखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ठोस है तो S लिखेंगे, द्रव में है तो L लिखेंगे, गैस में है तो G लिखेंगे, और कोई भी जलीय अगर विलयन है तो हम वहाँ पर AQ लिखेंगे। छठा चरण हमें क्या बता रहा है कि कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। यानी जो हमने पहले ही देख लिया था कि अगर ताप लगा रहे हैं या कोई दाब लगा रहे हैं तो उसको भी हम क्या करेंगे, उस तीर के निशान के ऊपर उसे लिखना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी नाम से हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि संयोजन यानी संयोग हो रहा है, यानी आपस में कोई दो पदार्थ क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो जुड़ने से क्या बनेगा, एक तीसरा पदार्थ बनेगा। यानी संयोजन अभिक्रिया वो होती है जिनमें किन्हीं दो पदार्थों का जुड़ना और उनसे तीसरा पदार्थ बनना। ठीक है,
यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो होती है संयोजन अभिक्रियाएं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं कोयले का दहन। ठीक है, कोयले को अगर हम जलाएंगे तो क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कोयला है सी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो क्या करेगा? जलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यानी दो अभिकारकों का संयोग हो रहा है और तीसरा उत्पाद बन रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो सेकंड उदाहरण है वो है जल का निर्माण। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बन रहा है? जल बन रहा है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो जी है वो किसको दर्शा रहा है? ये यहाँ पर अवस्था को दिखा रहा है। ठीक है, और जैसे तीसरा उदाहरण भी इसने दे रखा है CaO, यानी बिना बुझा चूना, और उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बुझा हुआ चूना मिलेगा। ठीक है, CaOH2। तो ये है संयोजन अभिक्रिया है, यानी कोई दो पदार्थ यहाँ पर क्या हो रहे हैं? संयोग कर रहे हैं और इनसे कोई तीसरा उत्पाद बन रहा है, यानी अभिकारकों का संयोजन हो रहा है और उत्पाद का निर्माण हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया के साथ ही हम पढ़ लेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हो रही है तो क्या होगा? ऊष्मा भी यहाँ से क्या होगी? निकलेगी। तो अब हम पढ़ रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जैसे ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उत्पाद का निर्माण तो हो रहा है लेकिन उनमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, तो वो हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रिया के साथ ही इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि संयोजन अभिक्रियाओं में भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है, जैसे CH4O2 अगर आपस में क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल बनेगा और उसके साथ ऊष्मा भी बाहर निकलेगी। यानी ये क्या हो रहा है? संयोजन तो हो रहा है लेकिन इनके साथ ऊष्मा भी निकल रही है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रकार है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी एक क्या है? अभिक्रिया है। जैसे आप देखिए C6H12O6, अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, इसके साथ ही ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा। तो श्वसन भी कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसमें भी क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि श्वसन किस तरह की अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन आपके आ भी सकता है। तो श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, सेकंड जो प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रिया। हमने संयोजन तो पढ़ लिया था, दो पदार्थों का संयोग हो रहा है और तीसरा उत्पाद बन रहा है। वियोजन यानी वी का मतलब ही होता है कि पदार्थों का टूटना। ठीक है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं। यानी एक अभिकारक है, जैसे मान लो यहाँ पर सिर्फ A है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और B और C में चेंज हो जाएगा। यानी एक अभिकारक टूटकर दो नए पदार्थ बना रहा है। ठीक है, अब अभिकारक को टूटने के लिए किसी न किसी की तो आवश्यकता होती है, या तो उसको हम ऊष्मा देंगे या उसको हम करंट देंगे या उसको सूर्य की रोशनी देंगे, तो ही तो अभिक्रिया में कुछ परिवर्तन होगा, कोई अभिकारक टूटेगा। यानी कोई भी पदार्थ है तो वो कब टूटेगा? उस पर कोई ना कोई बाहर से हम कोई चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, या तो उसको गर्म करेंगे या उसको सूरज की रोशनी में रखेंगे या फिर उसको करंट के साथ उसको जोड़ेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? अभिकारक टूट जाएगा। तो फर्स्ट इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो है ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा के द्वारा वियोजन जो है वो इसमें देख रहे हैं। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? उदाहरण देखिए आप इसमें कि यहाँ पर फेरस सल्फेट FeSO4 जो है उसको अगर हमने ऊष्मा दी, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में, और SO2 इसमें भी निकलेगा और SO3 भी इसमें से निकलेगी। ठीक है, यानी ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा? उस अभिकारक का वियोजन हो जाएगा, यानी अभिकारक टूट जाएगा। जैसे FeSO4 था तो ये इसको ऊष्मा दी तो Fe2O3 में चेंज हुआ और उसके बाद SO2 और SO3 यहाँ पर गैस निकल गई। ठीक है,
और इसमें देखो आप कि जैसे हरे रंग का था तो ये भूरा और लाल रंग का हो गया फेरिक ऑक्साइड। तो ऊष्मीय वियोजन में यानी किसी भी अभिकारक को ऊष्मा देंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा कि अभिकारक टूट जाएगा। ठीक है, जैसे इसी का सेकंड जो उदाहरण है चूना पत्थर CaCO3, ये ठोस है, इसको हमने ऊष्मा दी तो हमारे पास बिना बुझा चूना भी मिला और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली, यानी ऊष्मा देने पर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, CaO प्लस CO2 में टूट गया। सेकंड इसका हम पढ़ रहे विद्युत वियोजन, यानी अब हम उसको करंट देकर भी उसको हम तोड़ सकते हैं, उसका भी वियोजन कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये कि जैसे जल है, जल में अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे, करंट छोड़ रहे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जो जल है उसका वियोजन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में विद्युत धारा देंगे तो। जैसे यहाँ पर प्रयोग भी करके बता रखा है कि हमने जल लिया और उसमें 2 ग्रेफाइट रोड डाली, एक एनोड की थी और दूसरी कैथोड थी। ठीक है, और उनके साथ हमने क्या जोड़ दी, एक बैटरी जोड़ दी, करंट के लिए उसको बैटरी जोड़ दी। तो जैसे ही हमने बैटरी जोड़ी और स्विच को चालू किया तो जो जल है उसका क्या हो गया, विघटन हो गया, यानी जल का वियोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस भी बनी और ऑक्सीजन गैस भी बनी। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत वियोजन। इस प्रयोग में ये सारे बता रखा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर ये परखनलियाँ ली हमने, यानी ग्रेफाइट रोड के ऊपर हमने क्या डाल दी थी, परखनलियाँ भी डाल दी थी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस तरीके से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी बहुत सारी अभिक्रियाएं क्या करती है, वियोजित होती है। जैसे AgCl, AgCl क्या होगा, सूर्य के प्रकाश से Ag और Cl2 में टूट जाएगा। सिमिलरली AgBr भी क्या करेगा, Ag और Br2 में टूट जाएगा। तो इस तरीके से वियोजन अभिक्रिया भी जो हम है उसको हम 3 तरह से वियोजित कर सकते हैं, या तो आप उसको ऊष्मा दीजिए या उसको करंट दीजिए, या फिर हम उस पर प्रकाश अगर डालेंगे तो भी क्या हो जाएगा, उसका वियोजन हो जाएगा। ये अभिक्रियाएं आपको याद करनी पड़ेगी। अब जैसे प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय जो वियोजन है उसमें क्या हो रहा है कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, श्वेत फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। उसमें सूर्य का जैसे ही प्रकाश आता है तो इस तरीके से कंपाउंड और पदार्थ जो होते हैं वो टूट जाते हैं। अब आ रही है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जैसे हमने ऊष्मा शेपी तो पढ़ ही ली थी, अब हम पढ़ रहे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शेपी में हमने क्या पढ़ा था कि ऊष्मा बाहर निकलती है, लेकिन ये जस्ट उसका उल्टा है। उसमें क्या, इसमें क्या हो रहा है कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो वियोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसफर हो रही है, यानी कोई कंपाउंड जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मान लो जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूँ, एक यहाँ पर एक आदमी है वो बहुत ही क्रियाशील है, ताकतवर है, और मान लो एक छोटा आदमी है वो क्या है, कम ताकतवर है। तो जो ताकतवर है वो क्या करेगा, इस कम ताकतवर इंसान को धक्का देगा और इसकी जगह से इसको हटा देगा, यही करेगा। तो सिमिलरली जो विस्थापन अभिक्रिया है वो इसी तरीके की है कि जो कम क्रियाशील है उसको यहाँ से क्या कर देता है, यौगिक से हटा देता है वो। जैसे FeCuSO4, ठीक है, इन दोनों पदार्थों को मिक्स किया है तो क्या हो गया है, देखिए आप कि Fe जो है उसने CuSO4 में से Cu को क्या कर दिया है,
हटा दिया है, क्योंकि Fe और Cu में ज़्यादा जो क्रियाशील है वो कौन सा है, Fe ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो Fe क्या कर देगा, Cu को उसके स्थान से हटा देगा और खुद उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक प्रयोग बता रखा है। इस प्रयोग में आप देखिए एक स्टेन लगा रखा है, उससे हमने परख नली को जोड़ दिया और परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है और एक धागे की सहायता से 2 कीले वहाँ पर लटकाई है। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, जैसे रिएक्शन होगी तो FeSO4 बनेगा और Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, जो कि विस्थापन अभिक्रिया जैसे हमने ऊपर पढ़ी है उसी को यहाँ पर इसने बता रखा है कि इस तरीके से हम प्रयोग करके भी विस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, यानी इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि जो लोहे की कील थी उस पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई और CuSO4 के नीले विलयन का रंग जो है वो FeSO4 के कारण हरा हो गया। ठीक है, अब हमको ये पता चल जाएगा कि जैसे ही रंग हरा हो गया यानी यहाँ पर रिएक्शन हो चुकी है, अभिक्रियाएं हो चुकी है। CuSO4 था तो CuSO4 की जगह अब क्या बन गया, FeSO4 बन गया। सिमिलरली आगे भी एक अभिक्रिया है Zn प्लस CuSO4, तो Zn भी क्या है, अधिक क्रियाशील है Cu से, तो Zn ने क्या कर दिया, Cu को अपने स्थान से हटा दिया। जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब हम पढ़ रहे अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि यहाँ पर 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी जैसे विस्थापन में तो क्या होता है कि डायरेक्ट ही एक पदार्थ में से एक यौगिक या एक तत्व को वहाँ से हटा देता है, लेकिन इनमें क्या होता है कि आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी एक जैसे अपने आयनों को दे रहा है तो दूसरा उस आयनों को मतलब वो लेगा और आदान प्रदान कर लेगा, मतलब एक के पास ज़्यादा है तो वो दूसरे को दे देगा और अपनी अभिक्रिया को वो संतुलित कर लेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए Na2SO2 सोडियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड इसमें मिला। अब आप देखिए BaSO4 और NaCl यहाँ पर बना है, यानी इनके बीच क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। अब यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ है कि जैसे Na जो है उसने अपने आयन Cl2 से जोड़ दिए और SO4 ने क्या करा, अपने जो आयन थे वो Ba से जोड़ दिए, यानी बेरियम से उसने जोड़ दिए। SO4 -2 होता है और Ba+2 होता है। इसी तरीके से ये अभिक्रिया जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जिनमें आयनों का आपस में क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी इनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की, जैसे हम फर्स्ट जो प्रकार पढ़ रहे हैं उपचयन पढ़ रहे हैं, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यानी ऑक्सीजन तो जुड़ता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रही है और हाइड्रोजन यहाँ से निकलती है। Cu में ऑक्सीजन जोड़ा तो CuO बन गया। CuO में अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा तो Cu और H2O यानी जल बन गया। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपस में बढ़ रही है ऑक्सीजन की मात्रा और हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो कम हो रही है। अब आ रही है अपचयन अभिक्रिया। इसमें इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन का तो ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन तो निकल रही है और हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है।
हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन उसमें से निकल जाएगी। जैसे CuO+H2 बन रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, यानी इसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? उपचयन अभिक्रिया क्या हो जाती है कि जैसे ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रही है। जैसे यहाँ पर आप देखिए उपचयन कहाँ पर हो रहा है, हाइड्रोजन से H2O बन रहा है, यानी H2 से H2O बन रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो गई और CuO से यहाँ पर क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, यानी ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें अपचयन भी है और उपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, यानी ये जो अभिक्रियाएं होती है, उपचयन अभिक्रियाएं, उनका दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखिए संक्षारण। संक्षारण यानी कोई भी लोहा है वो धीरे धीरे क्या होता है कि उस पर जंग लग जाता है, और संक्षारण यानी उसमें उसकी जो क्वालिटी है उसमें कमी आ जाती है। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो क्या होता है कि धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, ऊपर की जो परत है वो कमज़ोर हो जाती है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे आप लोहे पर जंग लगने का देखते ही हैं कि लोहे पर जंग लग जाता है तो ऊपर की परत क्या होती है, धीरे धीरे कमज़ोर होकर गिरने लग जाती है। चांदी है वो भी क्या होता है कि चांदी जो होती है वो भी काली पड़ने लग जाती है। ठीक है, तो उस पर भी क्या हो रहा है, उस पर भी संक्षारण हो रहा है। तांबे के ऊपर जो है हरी परत चढ़ना संक्षारण हो रहा है। ठीक है, यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। अब कोई भी धातु है उस पर तो हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया जो उपाय है वो यही है कि उस पर पेंट कीजिए या कोई विद्युत लेपन कीजिए या यशद लेपन कीजिए। इससे क्या होता है कि संक्षारण से बचा जा सकता है। सेकेंड है विकृत गंधिता। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो भी खाने की चीज़ें वसायुक्त, उनमें भी ये अभिक्रियाएं होती है, तो उससे भी क्या होता है, विकृत गंधिता, यानी वो बहुत टाइम के बाद उनका स्वाद में भी और उनकी गंध में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी कोई भी खाने की चीज़ है तो वो खाने लायक नहीं रहेगी। अब विकृत गंधिता को भी हम रोक सकते हैं प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस और शीतलन। सबसे बेस्ट जो यहाँ पर तरीका है वो तो है शीतलन, यानी उसको फ्रीज में रखिए आप, तो विकृत गंधिता से हम बच सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का भी उपयोग कर सकते हैं, और वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री भी रख सकते हैं, और प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग भी हम कर सकते हैं, जिससे क्या है, विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट चैप्टर। इसके मैंने आपको सिर्फ कुछ नोट्स ही बताए हैं कि ये जो चैप्टर का पूरा ही सार इन नोट्स में है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और इनको लर्न कीजिएगा।